हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, जैसे कि नवंबर मंथ की या सितंबर मंथ की, अक्टूबर मंथ की, तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये सारी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, आनंदीबेन पटेल। अगला है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट मुकाबला कब से लखनऊ में खेला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 29 जनवरी 2023 को। अगला है, हाल ही में भारत ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो कुल मिलाकर के 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उपरोक्त तो सभी। और यहाँ से याद रखेंगे, जो गौतम अडानी है ये इंडिया की सबसे बड़ी जो दानी है इस साल रहे हैं, यानी 2022 में। अगला है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मेघना अहलावत को। अगला है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और किस भारतीय कंपनी को हाल ही में सिप्री ने विश्व की टॉप 100 रक्षा कंपनियों की सूची में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। अगला है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 22 से 24 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अगला है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, रेजर पे। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर अब वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पर काम करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, 9 दिसंबर 2022 को प्रदेश के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और जंतु उद्यान राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, तो इन्होंने ये जानकारी दी है कि सरकार प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP की तर्ज पर अब वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पर काम करने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत क्या होगा? तो जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिले पे एक उत्पाद को चुना जाता था, उसी तरह से इस योजना के तहत हर जनपद में एक वेटलैंड को संवारने का काम किया जाएगा, जिससे वह पर्यटन के लिहाज से आकर्षण का केंद्र बन सके। वेटलैंड आप लोग जानते ही हैं, वेटलैंड क्या होता है? तो आर्द्र भूमि जो होती है उसको वेटलैंड कहा जाता है। तो यूपी में क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर अब इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, एक जिले पर एक वेटलैंड को जो है चुना जाएगा और उसका विकास किया जाएगा, जिससे वह पर्यटन के लिहाज से भी जो है आकर्षण का केंद्र बनेगा। ठीक, तो कई सारी योजनाएं ODOP की तर्ज पर प्रदेश में शुरू की गई हैं। जैसे आपको याद होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल योजना है ना, एक जिला एक खेल योजना ये भी शुरू की गई थी। इसके अलावा एक तहसील एक उत्पाद योजना ये भी प्रदेश में शुरू की गई थी। तो ये सारी योजना यूपी से संबंधित है, इनको आप याद रखेंगे। और अभी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड योजना शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, IIT कानपुर ने कहाँ पर देश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट बनाया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, कौशाम्बी में। दोस्तों, IIT कानपुर ने कौशाम्बी के कड़ाधाम में, ठीक है याद रखेंगे, कौशाम्बी के कड़ाधाम में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन बनाया। अब यहाँ पर जो नाव है वो डीजल से नहीं बल्कि सोलर ऊर्जा से चार्ज होकर चलेगी, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी।
यह स्टेशन यूपी में बनने वाले आईघाट के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। जल्द ही कानपुर में भी फ्लोटिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे गंगा में इको फ्रेंडली बैटरी से नाव चलेगी। तो आपको याद रखना है कि देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो IIT कानपुर ने बनाया। कहाँ पे? कौशाम्बी के कड़ा धाम में। ठीक है, और अब यहाँ पर जो नाव है वो डीजल या पेट्रोल से नहीं चलेगी, बल्कि किससे चलेगी? तो ये सोलर ऊर्जा से चलेगी। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। कौशाम्बी में बनाया गया है देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन। अगला है, और दोस्तों आज का वीडियो इतना लेट क्यों हो गया? तो आज जो है हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था, स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, तो इस वजह से वीडियो लेट हो गया। लेकिन कल से जो है कोशिश करेंगे कि वीडियो आपका टाइम पर आए। राज्य के किस संस्थान ने साइनोबैक्टीरिया के पहले जीन्स की खोज की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों BHU की जो शोधकर्ता हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर से साइनोबैक्टीरिया के पहले जीन्स, है ना, जीन होता है, जीन्स की खोज की है। ये जो अध्ययन है ये साइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित शोध पत्रिका जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल होता है। यह उन प्राचीन ऑक्सीजनिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग और प्राकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों में से एक है जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। प्राचीन होने के बावजूद ये शैवाल अक्सर उपेक्षित रहे हैं, जिससे विविधता के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी उपलब्ध है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने साइनोबैक्टीरिया की पहले जीन्स की खोज की है? तो आप याद रखेंगे BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, और कहाँ से? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से इस जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, इसकी खोज जो है की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों में कौन शीर्ष पर रहा? जैसा कि यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, नुपुर शर्मा। ठीक है, ये इनकी इमेज आप देख सकते हैं, नुपुर शर्मा है। और ये 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली जो लिस्ट जारी की गई उसमें पहले स्थान पर है। अब ये है कौन? तो दोस्तों 2022 में भारत में सबसे अधिक खोजी गई हस्तियों में जो भाजपा की निलंबित प्रवक्ता है नुपुर शर्मा। आप लोगों ने इन्हें जो है कई बार देखा होगा, ये भाजपा की प्रवक्ता थे, इनको जो है नुपुर शर्मा नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये भाजपा की निलंबित प्रवक्ता है, अभी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो नुपुर शर्मा ये जो है 2022 में भारत में सबसे अधिक खोजी गई हस्तियों में से टॉप पर है। इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। उनके बाद अगर हम बात करें तो भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ये दूसरे नंबर पर रही। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक है ये तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर है ललित मोदी। तो आपको यहाँ से याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2022 में भारत में सबसे अधिक खोजी गई हस्तियों में टॉप पर कौन रहा? तो भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा। दोस्तों ये जो सूची जारी की गई है, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई है? तो ईयर इन सर्च 2022 शीर्षक वाली गूगल की वार्षिक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष ट्रेंडिंग विषय बना रहा। इसके बाद कोविड एक सरकारी वेब पोर्टल है जो कोविड-19 टीकों के लिए पंजीकरण और नियुक्तियों की सुविधा प्रदान करता है और डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक है, यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 2022 में सबसे अधिक सर्च की जाने वाली या खोजी जाने वाली व्यक्ति जो है कौन सा रहा, तो आप याद रखेंगे नुपुर शर्मा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक 2022 में सर्च की जाने वाली शीर्षक कौन सा, विषय कौन सा रहा, तो आप याद रखेंगे ये जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL है ये जो है लगातार तीसरे वर्ष भी शीर्ष ट्रेंडिंग विषय बना रहा, यानी कि पिछले लगातार 2 सालों से ये शीर्ष पर बना हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर कौन सा सर्च किया गया? तो कोविन जो है ये दूसरे नंबर पर सर्च किया गया। कोविन क्या है? एक सरकारी वेब पोर्टल है जो कि कोविड-19 टीकों के लिए पंजीकरण और डिजिटल जो प्रमाण पत्र होता है वैक्सीन का उसे जारी करता है। ठीक, तो दोनों बातें याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है हस्तियों में कि सबसे अधिक खोजी गई हस्तियों में टॉपर कौन है, तो नुपुर शर्मा। और अगर ये कहा जाए कि शीर्ष ट्रेंडिंग विषय कौन सा रहा 2022 में, तो याद रखेंगे आप इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, मेघालय ने। दोस्तों मेघालय सरकार ने टेक ईगल के नाम से स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना, ये इसका उद्देश्य है। एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा, जांच के नमूने, टीके जैसी जरूरी चीज़ों की आपूर्ति को सुरक्षित तरीके से एवं जल्द से जल्द पहुंचाना भी इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप कि एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत जो है वो कहाँ पर की गई है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप याद रखेंगे मेघालय सरकार ने जो है इसकी शुरुआत की है। ठीक, किस नाम से? तो टेक ईगल नाम से एक स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है और उसी के साथ जो है एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, अनुराग ठाकुर ने। दोस्तों मुझे बहुत तेज जुकाम है, इस वजह से जो आवाज़ है वो आपको बदली हुई सी लग रही होगी, है ना। तो केंद्रीय जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने अभी जो है चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एवं ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि भारत ड्रोन प्रौद्योगिकी का केंद्र बन जाएगा और देश को अगले साल तक कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रौद्योगिकी वास्तव में तेजी से दुनिया को बदल रही है और यह अब की तुलना में कभी भी अधिक प्रासंगिक नहीं रही, क्योंकि इसके अनुप्रयोग कुछ मुद्दों को हल कर रहे हैं। ठीक, तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे कि देश का पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग ठाकुर ने किया। और कहाँ पे? तो आप याद रखेंगे चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से, पिछले 2 सालों से ये जो उत्सव है इसका आयोजन नहीं किया गया और 2 साल के बाद जो है तमिलनाडु के मदुरै में, याद रखेंगे तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरकुंड्रलम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 2 साल के बाद आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु के मदुरै में। और मदुरै में कहाँ पे? तो थिरुपरकुंड्रम में ये जो है कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया। यह मदुरै में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसमें कई भक्त शामिल होते हैं। यह एक बहुत पुराना त्यौहार है और पड़ोसी राज्यों जैसे कि केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक में भी मनाया जाता है, लेकिन अभी जो है ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया। तमिलों के बीच इस त्यौहार का बहुत महत्व है। इस त्यौहार का उल्लेख तमिलों के साहित्य अयनानूरू में मिलता है, जो कि कविताओं का एक संग्रह है। तो आप याद रखेंगे ये जो फेमस है वो तमिलनाडु में ज़्यादा फेमस है। तो याद रखेंगे जो त्यौहार है कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव, ये आप जो है तमिलनाडु से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और वैसे अगर बात करें कि और भी कौन कौन से राज्यों में बनाया जाता है तो केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ये मनाया जाता है, लेकिन फेमस ये तमिलनाडु के लिए है। ठीक है, तो ये त्यौहार भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपका जो एसएससी का एग्जाम हुआ सीजीएल का, तो उसमें भी जो है एक त्यौहार पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा? रण उत्सव। रण उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? तो वो जो है गुजरात से संबंधित था। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि देखा जाए तो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसको खत्म करने के लिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का इतिहास अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर 2003 से ये शुरू हुआ, जब महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन को अपनाया था। तो ये जो दिवस है 2003 से स्टार्ट हुआ। क्यों मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हर जगह
कहीं पर भी देखा जाए तो भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको खत्म करना ही जो है इसका उद्देश्य है और इसी वजह से एंटी करप्शन डे यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, आदित्य मित्तल। दोस्तों जो आदित्य मित्तल है ये स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। मुंबई के 16 वर्षीय खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो जरूरी 3 मानदंड थे, ठीक है, उनको हासिल कर लिया और स्पेन में चल रहे एलोबरगेट ओपन टूर्नामेंट के छठे दौर के दौरान उन्होंने 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार कर लिया। यानी कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो मानदंड होते हैं उसमें 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार करना होता है। तो ये जो रेटिंग है ये उन्होंने पार कर ली है और इसी के तहत ये भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को वेलेजो पोज के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखेंगे कि भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं आदित्य मित्तल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार आपदा के समय भेजे जाने वाले SMS पर कितना शुल्क लगेगा? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 0 पैसा प्रति SMS, यानी कि 1 भी पैसा जो है इस पर नहीं लगेगा। दोस्तों दूरसंचार क्षेत्र के नियामक यानी कि ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 7 दिसंबर 2022 को एक आदेश जारी किया और उसमें यह कहा कि आपदा के समय में कोई भी मैसेज अगर भेजा जाएगा, SMS भेजा जाएगा, तो उस पर जो है कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा, है ना। तो याद रखिए आपदा के समय कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल CAP के माध्यम से जो भी प्रसारित SMS या संदेश होगा उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। CAP क्या होता है? तो CAP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र पर लक्षित SMS या सेल प्रसारण को सक्षम बनाता है। ट्राई के आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किसी निर्देश के बिना आपदा या गैर आपदा स्थिति के दौरान जो भी मैसेज भेजा जाएगा तो उसमें जो है प्रति SMS 2 पैसे का शुल्क लिया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो है ट्राई ने एक आदेश जारी किया है और उसमें कहा गया है कि आपदा के समय कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल यानी कि CAP के माध्यम से अगर कोई भी SMS या संदेश भेजा जाएगा तो उस पर जो है कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैसे अगर नॉर्मल भेजा जाएगा तो उसमें 2 पैसा प्रति SMS के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 11 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल की वीडियो को क्वेश्चन, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक कैरेक्टर था व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो इनको जो है टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया और इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करें कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। यह है आज का क्वेश्चन, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? यानी कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची पर कौन टॉप पर है? तो यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आंसर करना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर किया करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।